सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 को। इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो यूनिट 3 से हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट 2 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म और इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म और इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको हम कॉमनली यूज करते हैं वेब पेजेस को स्क्रिप्ट करने के लिए। जैसे HTML का हम यूज करते थे फॉर स्ट्रक्चरिंग द वेब पेजेस, CSS का यूज करते थे हम स्टाइलिंग के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट का क्यों यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेजेस। इसका यूज क्या है? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब ब्राउजर्स के इनसाइड रन करती है। ये हमको अलाउ करती है कि हम इंटरेक्टिव फीचर्स को इंप्लीमेंट कर पाए वेब पेजेस के अंदर। जैसे जब हम वेब पेजेस बनाते हैं तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपने वेब पेजेस को बनाते हैं। तो HTML तो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर बनाता है उसका, CSS उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है? ये इसके अंदर इंटरेक्टिव फीचर्स को ऐड कर देता है। इसके फीचर्स की बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डायनामिक होती है और वर्सेटाइल होती है। यानी कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जिसको हम ब्राउजर से एक्सेसिव कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर से ये एक्सेसिबल है। दूसरा, ये प्रोटोटाइप बेस्ड होती है, यानी कि ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंपरेटिव और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। इतना आपको याद रखना है। तीसरा फीचर इसका क्या है कि इसके अंदर क्लाइंट साइड भी होता है और सर्वर साइड भी होता है, यानी कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज की जा सकती है। मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्राइवन होती है। इवेंट ड्राइव मतलब कि ये रेस्पॉन्ड करती है यूजर्स के इंटरेक्शंस को। ये रेस्पॉन्ड करती है कि जब यूजर क्लिक करेगा तो क्या इवेंट ऑकर होगा। जैसे ये मान के चलिए हमारे पास कोई सबमिट बटन है, तो जब यूजर इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो क्या इवेंट ऑकर होगा? इवेंट ऑकर होगी, वो सबमिट हो जाएगा कोई भी फॉर्म। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? ये इवेंट ड्राइवन होती है, यानी कि यूजर के इंटरेक्शंस को और इवेंट्स को रेस्पॉन्ड करती है। तो ये थी जावास्क्रिप्ट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में। तो जावा जो है वो सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा डेवलप की गई थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप ने बनाया था। जावा का पर्पस था कि ये जनरल पर्पस के लिए बनाई गई थी और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहीं जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, यानी कि ये वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए काम आती है, वेब इंटरेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो जावा क्या थी? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और जावास्क्रिप्ट क्या है? ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्ट्रांगली टाइप्ड होती है और ये क्लास बेस्ड है। इसके जावा के सिंटेक्स की बात करें तो जावा का सिंटेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग सिंटेक्स होता है, स्ट्रांगली टाइप किया जाता है और उसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर होता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है और ये लूजली टाइप्ड होती है। जावा के यूसेज की बात करें तो ये स्टैंड अलोन और सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए काम आती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए भी काम आ सकती है और सर्वर साइड के लिए भी काम आ सकती है। जावा के एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको हम पहले बाइट कोड में कंपाइल करते हैं और फिर उसको जावा वर्चुअल मशीन पर रन करते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट को क्या होता है? उसको वेब ब्राउजर्स इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये वेब ब्राउजर्स के लिए ही बनाई गई है जावा स्क्रिप्ट। जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग यानी कि कंकरेंसी को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है भाई? वो सिंगल थ्रेडेड है, इवेंट ड्राइवन है और एसिंक ऑपरेशन है इसके अंदर। सिंगल थ्रेडेड मतलब एक बार में एक ही काम कर सकती है ये, लेकिन जावा क्या है भाई? ये मल्टीपल काम्स को एक साथ कंकरेंटली कर सकती है। जावा के अंदर लाइब्रेरीज की बात करें तो जावा के अंदर स्प्रिंग लाइब्रेरीज होती हैं, हाइबरनेट लाइब्रेरीज होती हैं, जावाएक्सेस के फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज की बात करें तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू.js, नोड.js, ये जावा स्क्रिप्ट के ही लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं। जावा के टाइप सिस्टम की बात करें तो जावा स्टैटिकली टाइप्ड होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच में। और
ये वाला डायग्राम, सॉरी ये वाला जो डिफरेंस है, टेबल है, इसको आप सही से पढ़ के जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जावास्क्रिप्ट का डीओएम क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट के डीओएम की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डीओएम का फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको लास्ट यूनिट में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाके पढ़िए, ताकि आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल पाए। तो डीओएम क्या है, डीओएम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और जावास्क्रिप्ट डीओएम एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब डॉक्यूमेंट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट डोम क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है फॉर वेब डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो डोम है वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को जावास्क्रिप्ट के, वो वेब पेजेस में ट्री की फॉर्म में, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में वेब पेजेस को क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है, रिप्रेजेंट करता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैनिपुलेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट डोम जो है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है स्क्रिप्ट्स को कि वो डायनामिकली मैनिपुलेट कर पाए अपने कंटेंट को, स्ट्रक्चर को और स्टाइल को। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो जावास्क्रिप्ट डोम इनेबल करता है एक्सेस टू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट विद इन एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट डोम क्या करता है, ये इनेबल करता है कि हम एक्सेस कर पाए और मॉडिफाई कर पाए एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को और टेक्स्ट को विद इन एचटीएमएल और एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट डोम इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरेक्टिव और डायनामिक वेब एप्लीकेशंस के क्रिएशन को। समझ गए होंगे जावास्क्रिप्ट डोम क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो कि एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वेब डॉक्यूमेंट का। ये वेब डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। ये स्क्रिप्ट्स को अलाउ करता है कि वो डायनामिकली मैनिपुलेट कर पाए कंटेंट को, स्ट्रक्चर को और स्टाइल को वेब पेज की। ठीक है। की ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं यूजर के इवेंट्स को। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये फंडामेंटल होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है, ये फंडामेंटल होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट डोम आपको समझ में आ गया। इसकी की ऑपरेशंस क्या है, ये एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा और यूजर के इवेंट्स को रेस्पॉन्ड करेगा। इतना आप समझिए। दोस्तों नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके ये सारे के सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को जाके ज्वाइन करिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे आपको चैनल के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। भाई हमारे पास एचटीएमएल में सीएसएस ऐड करना आ गया हमको, अब हम जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर। पहला है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, दूसरा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट मेथड से, तीसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मेथड से। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं विद इन एन एचटीएमएल एलिमेंट्स, इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स लाइक ऑन क्लिक और ऑन लोड की मदद से। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल एलिमेंट्स के इवेंट्स के अंदर। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को हम इंक्लूड करते हैं विद इन स्क्रिप्ट टैग इनसाइड द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और ये टिपिकली प्लेस होता है हेड फाइल में और या फिर एट द एंड ऑफ बॉडी सेक्शन। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं विद इन स्क्रिप्ट टैग्स, यानी कि इस तरीके से एचटीएमएल स्क्रिप्ट टैग की तरह लगा सकते हैं, और इसको हम टिपिकली प्लेस कर सकते हैं या तो हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर बॉडी सेक्शन के एंड में इंट्रोड्यूस हो जाए। जब इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, तो वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो उसको हम सेपरेट फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं विद .js एक्सटेंशन, ये आपको रखना है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट कोड को एक सेपरेट फाइल में रखते हैं जिसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .js होती है, और फिर हम उसको लिंक करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग और उसकी सोर्स एट्रीब्यूट से। ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं हम कि हमने जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बना रखी है, ठीक है, और उस फाइल को हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिंक कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग की मदद से हेल्प किया है, और एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जहां पे हम उस फाइल का जो सोर्स है, लोकेशन का जो सोर्स है, उसको हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को
ऐड कर सकते हैं HTML फाइल में। तो तीन तरीके हमारे पास, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन में क्या होता है कि हम ऐड कर देते हैं विद इन द HTML एलिमेंट, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। दूसरा इंटरनल में क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग की मदद से लगा देते हैं, या तो उसको हम हेड टैग में लगाएं या फिर बॉडी सेक्शन के एंड में। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसको हम स्क्रिप्ट टैग की मदद से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डालते हैं और उसका सोर्स भी डाल देते हैं। तो ये है हमारे वेज टू ऐड जावास्क्रिप्ट इन HTML फाइल। अगला है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डिजाइन की जाती हैं ताकि हम इंटीग्रेट कर पाएं और कम्युनिकेट कर पाएं बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है ताकि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटीग्रेट कर पाएं और कम्युनिकेट कर पाएं। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस किस लिए काम आती हैं, इनको हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट्स, जैसे कि शॉर्ट प्रोग्राम्स जो कि ऑटोमेट कर पाए प्रोसेसेस को किसी भी कंप्यूटर के अंदर या किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस समझ के होंगे ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनको जो कि डिजाइन की जाती हैं ताकि कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन हो पाए बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इनको हम यूज करते हैं ताकि हम स्क्रिप्ट्स लिख पाएं जो कि शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं किसी भी कंप्यूटर या किसी भी वेब एप्लीकेशंस के प्रोसेसेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की, तो ये इंटरप्रेटेड होती हैं, यानी कि डायरेक्टली रन कर सकती हैं, कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको इंटरप्रेटेड बोला जाता है। ये इजी टू यूज है क्योंकि इनका सिंपल सिंटैक्स होता है और ये क्विक टास्क करने में काफी काबिल होती हैं। तीसरा, ये इंटीग्रेशन में काम आती है, यानी कि इनको हम एम्बेड कर सकते हैं एप्लीकेशंस में। ये ऑटोमेशन में काम आती हैं क्योंकि ये परफेक्ट है फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। ये रैपिड डेवलपमेंट के लिए काम आती है क्योंकि ये क्विक प्रोटोटाइपिंग में को सपोर्ट करती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और मुझे आप लोगों की हेल्प की सख्त जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रोल क्या है जावास्क्रिप्ट का जब हम वेब पेजेस को डेवलप कर रहे हैं। तो वेब पेजेस को डेवलप करने में जावा का क्या रोल होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो है भाई, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ये डायनामिक इंटरेक्टिविटी को प्रमोट करती है, यानी कि ये हैंडल कर सकती है यूजर इंटरेक्शंस को और अपडेट कर सकती है पेज के कंटेंट को डायनामिकली विदाउट रिफ्रेशिंग। जैसे कभी आप यूट्यूब पर जाएंगे, ठीक है, तो जब यूट्यूब पे जाएंगे आप तो वहां पे क्या देखेंगे आप, जब होम पे क्लिक करेंगे या हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो तो चेंज हो रहा है लेकिन पेज रिलोड नहीं होता है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डायनेमिक इंटरेक्टिविटी को प्रमोट करती है, यानी कि यूजर इंटरेक्शंस को हैंडल कर सकती है और पेज के कंटेंट्स को अपडेट कर सकती है डायनेमिकली विदाउट रिफ्रेशिंग। ये एनहेंस करता है यूजर के इंटरफेरेंसेस को, यानी कि जावास्क्रिप्ट से हम एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि फॉर्म्स एंड मेन्यूज। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि ये फैच कर सकता है डेटा को सर्वर से रियल टाइम में विदाउट पेज रिलोड्स एजेक्स की हेल्प में। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है कि भाई वो जो मैंने आपको बताया था ना डायनामिक इंटरेक्टिविटी, वही चीज है कि बिना रिलोड करे किसी भी पेज के कंटेंट को ये डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। ये ब्राउजर को कंपेटेबिलिटी देते हैं, यानी कि इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंट फंक्शनैलिटी को अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस। तो ब्राउजर कंपेटेबिलिटी मतलब ये कंसिस्टेंट फंक्शनैलिटी इंश्योर करते हैं डिफरेंट ब्राउजर्स पे और डिफरेंट डिवाइसेस पे। जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन प्रमोट करता है, यानी कि इसको हम एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड किया जा सके। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट साइड स्टोरेज होती है, यानी कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं लोकली, जिससे कि हम एनहेंस कर पाएंगे यूजर के एक्सपीरियंस को और एप्लीकेशंस की रेस्पॉन्सिवनेस को। तो जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है वेब पेजेस को डेवलप करने में, ये डायनामिक इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये यूजर इंटरफेसेस को एनहेंस करता है, ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ये ब्राउजर कंपेटेबिलिटी देता है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसकी मदद से हम, यानी कि हम कनेक्ट कर सकते हैं एपीआईज को या वेब टेक्नोलॉजीज को जावास्क्रिप्ट से। ये क्लाइंट साइड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये रोल था जावास्क्रिप्ट का फॉर डेवलपिंग द वेब पेजेस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम चार टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट, तीसरा है एल्स स्टेटमेंट, चौथा है स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम जब
यूज करते हैं जब हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है और उसकी जो स्पेसिफाइड कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। जैसे इफ हमने कंडीशन लगाई, इफ हमारे पास a है 10, b है 20, इफ a इक्वल्स टू b रिटर्न ट्रू। तो इस केस में हम क्या लगा सकते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। या यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एल्स अगर a इक्वल्स टू b नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। तो इफ स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एक ही कंडीशन लगाई जाती है, एल्स इफ होता है जहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। एल्स इफ हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि ये अलाउ करता है कि हम एक नई कंडीशन को स्पेसिफाई कर पाएं और उसको टेस्ट कर पाएं अगर प्रीवियस कंडीशन फॉल्स है। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड पे जब कोई प्रीसीडिंग कंडीशन यानी कि इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशंस थी वो फॉल्स थी। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है किसी भी एक्सप्रेशन को डिफरेंट केसेस के हिसाब से। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, ये इवेल्युएट करेगा किसी भी एक्सप्रेशन को अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल केसेस और कोड को एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन द मैचिंग केसेस। इसके अंदर एक डिफॉल्ट केस भी होता है जिससे हम ऐसे सिनेरियोस को हैंडल कर सकते हैं जहां पे कोई केस मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, इफ। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हमारे पास तीन चीजें हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू हमारे पास है 10। ठीक है, तो हमने इफ स्टेटमेंट लगा दिया कि a इक्वल्स टू b, सॉरी यहाँ पे लगा हमने a इक्वल्स टू b। हाँ, तो अगर a इक्वल्स टू b है तो यहाँ पे तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ मतलब अगर a नॉट इक्वल्स टू b है तो यहाँ पे आएगा रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू, और एल्स कंडीशन में हम डाल सकते हैं कोई भी अगला रिटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि भैया कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम समझेंगे तीनों चीजों को। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या है, लेट ग्रीटिंग हमने एक बना लिया। हम डिटरमाइन करेंगे ग्रीटिंग बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ डे। अगर हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि अगर 12 बजे से पहले का घंटा चल रहा है तो हम ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर 12 से बाद का या हाँ, तो अगर हम 18 से बाद का चल रहा है, 18 से बाद का चल रहा है तो हम करेंगे, सॉरी 12 के बाद का चल रहा है तो हम करेंगे ग्रीटिंग गुड आफ्टरनून। एल्स अगर हमारे पास 12 के बाद का है और 12 से पहले का है तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन एक कंडीशन है जहां पे भैया ऐसा, सॉरी ये कंडीशन ही गलत है, यहाँ पे दोबारा से कर दे रहे हैं। तो क्या है भाई हमारे पास, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो घंटा है वो 12 से कम है तो हम गुड मॉर्निंग ग्रीट करेंगे। ये पहली इफ का हो गया एग्जांपल। दूसरा एल्स इफ का एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा घंटा 6 बजे के बाद का है, 6 बजे से पहले का है, सॉरी 6 बजे से पहले का है, और तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे गुड आफ्टरनून। अगर दोनों में से भी कुछ नहीं है तो हम गुड इवनिंग लिख देंगे। तो ये हमने इफ और एल्स की मदद से समझा दिया कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आई है कि भैया हम 6 बजे हैं, सुबह 6 बज रहे हैं जो कि 12 से कम है, तो कंडीशन प्रूव हो गई, तो हमने क्या किया, गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब भैया शाम के हम 5 बजे बैठे हुए हैं और 5 बज रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन पे आ गए कि 6 बजे से पहले का जो टाइम होगा अगर वो हम है तो हमारे पास ग्रीटिंग्स क्या आएगी, गुड आफ्टरनून। अगर दोनों में ही नहीं है, यानी कि शाम के 6 बज गए हैं और उसके बाद कोई चाहता है कोई ग्रीटिंग लेना, तो उसमें क्या आएगा कि ये गुड इवनिंग वाली ग्रीटिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच का भी यहाँ पे एक हमने अच्छा खासा एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसमें हम करेंगे करंट डे ऑफ वीक को। तो स्विच अगर डे है, केस 1 क्या है कि टुडे इज संडे, यानी कि अब स्विच में क्या कर रहे हैं, हम ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि भैया कौन सा दिन है, आज दिन के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो हफ्ते में 7 दिन होते तो 7 केसेस बना सकते हैं हम। जैसे लेट डे इक्वल्स टू न्यू डेट डॉट गेट डे, तो स्विच के अंदर डे डाल दिया हमने। ठीक है, अगर केस 0 पहला केस है, तो पहले केस में क्या है कि भाई आज तो संडे हो सकता है। दूसरा केस होता है कि आज मंडे हो सकता है। अगर मंडे है तो वो ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद टुडे इज मंडे दिखा के ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर मंडे भी नहीं है तो केस 3 लगा सकते हैं, टुडे इज ट्यूसडे। और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है संडे वाले दिन,
या कुछ भी नहीं है, जैसे सैटरडे की बात करें, इन दोनों में से भी कुछ नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे में से भी कुछ नहीं है, तो हम डिफॉल्ट में डाल सकते हैं एक ऐसी वैल्यू जो कि इन सारे इवेंट्स को हैंडल कर पाए, यानी कि आज वीकडे है और फिर उसके बाद ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज बन रहे होते हैं, मल्टीपल केसेस बन रहे होते हैं, वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से यूज करते हैं कि हम केस लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलंस लगाते हैं, फिर कंसोल डॉट लॉग तरीके से हम अपने उसको आउटपुट देते हैं। तो भैया इस तरीके से हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डेटा टाइप्स क्या है कि टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन जावास्क्रिप्ट, किस टाइप का डेटा हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल्स। नंबर्स मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, जैसे कि इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं कि 0.1 1.2 2 3.4, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिनको हम एनक्लोज कर सकते हैं सिंगल या डबल कोट्स में, जैसे कि ABC, ये स्ट्रिंग्स हैं। ABC ये भी स्ट्रिंग है, या तो हम इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दें या डबल कोट्स में एनक्लोज कर दें। तीसरी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है बूलियन, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स को। नल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नल वैल्यूज को, यानी कि इंटेंशनल एब्सेंस को। अनडिफाइंड वैल्यूज क्या होती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेरिएबल्स को जिनको हमें डिक्लेयर कर दिया है लेकिन कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। सिंबल को यानी कि जैसे यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हम प्राइमरली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, जैसे कि @ सिंबल हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स को, जिनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है और बिहेवियर होता है। ये वैल्यूज वो होती हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप्स नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स को। तो हमारे पास दो टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में, पहली है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरी है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर आता है एरे। एरे मतलब जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में। एरे भी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दिया था, अगर आपने यूनिट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिएगा। दूसरा है हमारे पास फंक्शंस क्या है जावा के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोड का ब्लॉक होता है जिसको हम डिजाइन करते हैं ताकि एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया जा सके। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कोड ऑफ ब्लॉक डिजाइन किया जाता है उसको फंक्शन बोलते हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फंक्शन के अंदर इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं, इनके इनपुट्स हो सकते हैं और रिटर्न वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, पहले फंक्शन समझ गए। फंक्शन क्या है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कोड का ब्लॉक है जिसको हमने डिजाइन किया है ताकि हम एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाए। इसके सिंटेक्स की बात करें तो पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, फिर लिखते हैं फंक्शन नेम, जैसे कि काउंट। काउंट एक फंक्शन कीवर्ड है, उसके अंदर लिख दिया हमने num1 num2 और हमने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने कोड लिखा num इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और रिटर्न कर दिया हमने किसको, num को। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया काउंट, जो कि काउंट करेगा दो नंबर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन और इन जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। पहले लिखना है हमको फंक्शन कीवर्ड जो कि इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन को बनाने के लिए, फिर हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, कुछ भी हो सकता है वो XYZ जो भी आप बनाना चाहें, और उसके अंदर उसके पैरामीटर्स डाल देंगे, ठीक है। तो ये भैया हमारे पास फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर पहले से बिल्ट इन है, ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है। तो ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, मैथ ऑब्जेक्ट्स या एरे ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग्स को। यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं और स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने में काम आते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग को वो बिग बना सकते हैं। ब्लिंक एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग को ब्लिंक करवा देगा। एक होता है बोल्ड जो कि स्ट्रिंग को बोल्ड बना देगा, इटलिक्स वाला इटलिक फॉर्म में बना देगा,
ठीक है, हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं और उसको मैनिपुलेट करने में काम आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, जब हमको स्ट्रिंग बिग करनी होती है तो बिग क्या स्ट्रिंग है उसको हम डाल देते हैं। अगले हैं मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड्स को, जैसे कि स्क्वायर रूट निकाल दें हम किसी नंबर का, एब्स्ट्रैक्शन निकाल दें किसी नंबर का, साइन निकाल दें, कॉस निकाल दें, टेन निकाल दें, एक्सपोनेंशियल निकाल दें, मिनिमम निकाल दें और बी के बीच में, मैक्सिमम के लिए काम कर सकते हैं, लॉग निकाल दें किसी नंबर का, पावर निकाल दें, फ्लोर निकाल दें, सील वैल्यू निकाल दें किसी की। तो ये मैथ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक होते हैं अरे ऑब्जेक्ट्स। अरे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर करने के लिए काम आते हैं मल्टीपल वैल्यूज किसी भी सिंगल वेरिएबल के अंदर। इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है फ्रूट्स और न्यू एरे है, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, मैंगो ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है जब हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करें जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है फ्रूट नेम का और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एरे डाल रहे हैं, कि स्टोर कर रहे हैं क्या, एप्पल को, ऑरेंज को और मैंगो को, स्ट्रिंग टाइप की फंक्शंस को। एक होते हैं दूसरे टाइप के हमारे पास है यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूजर खुद डिफाइन कर सकता है और उनको प्रॉपर्टीज दे सकता है और मेथड्स दे सकता है। तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कुछ मेथड्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वुड आल्सो रिक्वायर मेथड्स दैट विल अलाउ द स्टोरेज ऑफ नेम, एज एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे फंक्शन एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, ये एक यूजर डिफाइंड नेम है। यूजर डिफाइंड क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है एम्प्लॉय का जिसके अंदर हम नेम डाल सकते हैं, एज डाल सकते हैं और सैलरी डाल सकते हैं। दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। तो यहाँ पे दिस क्या है, तो ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय है हमारे पास, एम्प्लॉय के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, नेम, एज और सैलरी। और दिस कीवर्ड क्या है यहाँ पे, दिस कीवर्ड जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को फोकस करने में काम आता है। तो दिस डॉट नेम क्या करेगा, ये रेफर करेगा नेम ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट को। दोबारा समझिएगा, आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। तो भैया हमारे पास यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स के द्वारा। जैसे हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन एम्प्लॉय, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज डाल रखी हैं नेम, एज और सैलरी। और इसके अंदर हमने क्या एग्जीक्यूट कर रखा है कि दिस डॉट नेम क्या है, नेम, दिस डॉट एज क्या है, एज, दिस डॉट सैलरी क्या है, सैलरी। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेम, एज और सैलरी। और दिस कीवर्ड क्या है, दिस कीवर्ड रेफर कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट इन फोकस, कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस टाइम पे फोकस में है। तो नेम ऑब्जेक्ट इस टाइम में फोकस में है। और इस एग्जांपल के अंदर दिस डॉट नेम क्या करेगा, ये रेफर करेगा नेम ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट को। दिस डॉट एज क्या करेगा, ये रेफर करेगा करंट एज को। दिस डॉट सैलरी क्या रेफर करेगी, रेफर करेगी करंट सैलरी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर रेफर करती है कि कैसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करेगा जब कोई भी स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट क्या है, ये रेफर करता है कि कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रिएक्ट करेगा स्पेसिफिक इवेंट्स को। यानी इवेंट्स क्या होते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑकर हो सकते हैं वेब पेजेस में। जैसे हमने किसी भी वेब पेजेस के अंदर हमारे पास कोई लिंक लिखा हुआ है, ठीक है, उस लिंक पे हमने क्लिक किया तो कौन सा इवेंट ऑकर हुआ कि हमारे पास एक दूसरी वेबसाइट खुल गई या दूसरा वेब पेज खुल गया। तो ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए कैसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम इवेंट हैंडलिंग। इन इवेंट्स को हम ट्रिगर कर सकते हैं बाय द ब्राउजर और बाय यूजर इंस्ट्रक्शंस। तो ये कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस होता है इवेंट ट्रिगरिंग का, कि हम इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं या तो यूजर उसको ट्रिगर कर ले बाय क्लिकिंग द बटन, और ब्राउजर उसको कर ले यानी कि पेज को लोड कर दे। फॉर एग्जांपल व्हेन ए यूजर क्लिक्स ए बटन एन इवेंट ऑकर, ये तो होती है इवेंट ट्रिगिंग, जब इवेंट ट्रिगर किया जाता है या इवेंट खुद क्रिएट किया जाता है, या तो यूजर उसको क्रिएट कर रहा है बाय क्लिकिंग बटन या फिर ब्राउजर उसको क्रिएट कर रहा है। एग्जांपल पेज लोड इसका। फॉर एग्जांपल की बात करें, जब कोई यूजर किसी भी यूट्यूब पे आप गए, यूट्यूब ने आपने मेरी वीडियो का टाइटल थंबनेल देखा तो आपने क्लिक किया, तो वहां पे एक इवेंट ऑकर हो गया। तो आपने इवेंट को ट्रिगर किया है खुद से, आपने खुद से क्लिक किया है। एक होता है इवेंट कैप्चर, यानी कि ब्राउजर कैप्चर्स करता है इवेंट्स को, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है कि किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ट्रिगर हुआ है।
या किस एलिमेंट ने ट्रिगर किया है इवेंट को, जैसे कि क्लिक्ड बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया है, कि जब हमने क्लिक किया है बटन को तो हमारे पास आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मेरी वीडियो प्ले हो गई है, तो कौन सी एलिमेंट है जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ है इवेंट, आपके क्लिक करने से, कहाँ पे, मेरी वीडियो पे। तो ये होता है इवेंट कैप्चर। तीसरा होता है इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या होता है, ये इवेंट हैंडलर होता है, ये एक फंक्शन होता है जो कि रेस्पॉन्ड करता है इवेंट को। हम अटैच कर सकते हैं इवेंट लिसनर्स को HTML एलिमेंट्स में यूजिंग एट्रीब्यूट्स लाइक वन क्लिक या ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर एक्सेट्रा। ऑल्टरनेटिवली की बात करें तो हम डायनामिकली ऐड कर सकते हैं इवेंट लिसनर्स को यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जैसे ऐड इवेंट लिसनर मेथड की मदद से हम ऑल्टरनेटिवली या डायनामिकली ऐड कर सकते हैं इवेंट लिसनर्स को। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, ये इवेंट हैंडलर्स होते हैं, यानी कि ये फंक्शंस होते हैं जो कि रेस्पॉन्स करते हैं इवेंट्स को। हम अटैच कर सकते हैं इवेंट लिसनर्स को HTML एलिमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर एक्सेट्रा। इन समरी हम कह सकते हैं कि इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रूशियल होता है, जिससे कि हम क्रिएट कर पाते हैं इंटरेक्टिव और रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस। जैसे हमने किस लिए काम आते हैं कि हम क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट ऑकर हो जाएगा, तो उससे क्या होती है, हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरेक्टिव बन पाती है और रेस्पॉन्सिव बन पाती है। ये इनेबल करता है डेवलपर्स को कि वो इंटरफेसेस बना पाएं जो कि रिएक्ट कर पाएं यूजर के इनपुट को और बाकी सारे सिस्टम्स को या सिस्टम इवेंट्स को डायनामिकली। तो भैया ये होती है इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है एजेक्स। क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो एजेक्स की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। ये एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक होती है जो अलाउ करती है वेब पेजेस को कि वो कम्युनिकेट कर पाए विद अ सर्वर एसिंक्रोनसली। ठीक है, एसिंक्रोनसली मतलब विदाउट रीलोडिंग द पेज, वो वेब पेजेस जो है कम्युनिकेट कर पाए सर्वर के साथ। डेफिनेशन की बात करें तो एजेक्स जो है वो इनेबल करता है वेब पेजेस को कि वो सेंड कर पाए और रिसीव कर पाए डेटा को इन बैकग्राउंड ओनली विदाउट डिसरप्टिंग द यूजर इंटरेक्शन ऑन द पेज। तो एजेक्स क्या करता है, ये इनेबल करता है वेब पेजेस को कि वो बिना यूजर के इंटरेक्शन को इंटरप्ट करे डेटा को रिसीव कर पाए बैकग्राउंड में और डेटा को सेंड कर पाए सर्वर के पास। ये एनहेंस करता है यूजर के एक्सपीरियंस को, क्योंकि हम अपडेट कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वेब पेज को डायनामिकली विदाउट रिक्वायरिंग ए फुल पेज रिलोड। जैसे आप यूट्यूब पे गए तो यहाँ पे एक रिलोड का बटन होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ भी होम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका हिस्ट्री लिखी है, तो आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो आपका हिस्ट्री वाला क्लिक हो गया, वो खुल गया ऑप्शन। यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो होम वाला खुल गया, लेकिन पूरा का पूरा पेज रिलोड नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं इनको एजेक्स की मदद से हम कर सकते हैं। एजेक्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो एजेक्स में जावास्क्रिप्ट होता है, DOM होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट होता है और HTML CSS होता है। जावास्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम क्रिएट कर पाएं और मैनेज कर पाएं एजेक्स के रिक्वेस्ट्स को। डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो कि मैनिपुलेट करता है वेब पेज के कंटेंट को। XML HTTP रिक्वेस्ट क्या है, ये कोर ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को कर सकते हैं सर्वर के पास। तो HTTP रिक्वेस्ट क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट ये कोर ऑब्जेक्ट है जिससे हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज पाते हैं सर्वर के पास। HTML और CSS का यूज करते हैं हम फॉर रेंडरिंग एंड स्टाइलिंग द पेज। अब हम बात करते हैं कैसे एजेक्स वर्क करता है। एजेक्स वर्क करता है जैसे कि कोई इवेंट ट्रिगर हो गया, यानी कि पेज या बटन पे क्लिक हो गया, तो जावास्क्रिप्ट क्रिएट करेगा एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को जो कि सर्वर के पास जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सेंड करेगा एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास, सर्वर प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और रेस्पॉन्स भेज देगा। तो जावास्क्रिप्ट उसके बाद क्या करेगा, इस रेस्पॉन्स को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे तीनों चीज यूज हो गई। जैसे एजेक्स कैसे वर्क कर रहा है, मान के चलिए हमने किसी बटन पे किसी वेबसाइट के अंदर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर हो गया। तो जब यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होगा तो उसी टाइम पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ने ना एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर के पास, और उस सर्वर ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को क्या किया भैया, इस रिक्वेस्ट को क्या किया, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया कि अब इसने इस बटन पे क्लिक किया या इस वीडियो पे क्लिक किया तो ये वीडियो प्ले होनी चाहिए, और उसने इसका रेस्पॉन्स दे दिया। इस वीडियो को प्ले करने के लिए इसका रेस्पॉन्स दे दिया कि प्ले करेंगे इस वीडियो को, और जावास्क्रिप्ट ने इस रेस्पॉन्स को हैंडल किया और वो वीडियो प्ले हो गई। तो इस तरीके से होता है। कॉमन यूजेस क्या हैं एजेक्स के, तो ये फॉर्म सबमिशन में काम आता है, लाइव सर्च में काम आता है और रियल टाइम अपडेट्स में काम आता है। फॉर्म सबमिशन कैसे कि हम वैलिडेट कर सकते हैं फॉर्म के डेटा को विदाउट रीलोडिंग द पेज। लाइव सर्च ऐसे कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं सर्च रिजल्ट्स को एज द यूजर टाइप्स,
रियल टाइम अपडेट्स के मतलब हम चैट मैसेजेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, लाइव स्कोर्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से एजेक्स काम करता है। अगला क्या है कि एडवांटेजेस क्या है भैया एजेक्स के। तो एजेक्स जो है वो सर्वर के ट्रैफिक को रिड्यूस करता है और स्पीड को बढ़ा देता है। एजेक्स रेस्पॉन्सिव होता है और टाइम जो होता है डेटा ट्रांसफर का एजेक्स के अंदर वो कम होता है, ये इसका एडवांटेज है। ये फॉर्म वैलिडेशन देता है। ये बैंडविड्थ यूसेज कैन बी रिड्यूस, यानी कि कम बैंडविड्थ में भी, यानी कि कम नेटवर्क कनेक्शन हो तब भी ये काम कर सकता है। ये एसिंक्रोनस कॉल्स बना सकता है जिससे कि हम जो टाइम है डेटा के अराइवल का उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वर्किंग कैसे होती है एजेक्स के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, फिर से समझेंगे। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एजेक्स कम्युनिकेट कर रहा होता है सर्वर के साथ यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यूजर सेंड करता है एक रिक्वेस्ट को फ्रॉम द यूजर इंटरफेस और जावास्क्रिप्ट कॉल जो है वो जाती है XML HTTP रिक्वेस्ट के पास। HTTP रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजा जाता है। सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है यूजिंग JSP, PHP, सर्वलेट, ASP.NET एक्सेट्रा। डेटा डिलीवर किया सर्वर सेंड करता है XML डेटा को और JSON डेटा को। ठीक है, तो इसको समझते कैसे होता है। जैसे भाई हमारे पास एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये वेब सर्वर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास क्लिक हुआ, हमने कोई क्लिक किया बटन, तो XML HTTP रिक्वेस्ट ने एक रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर के पास, ठीक है, कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेब सर्वर ने क्या किया, वेब सर्वर ने कुछ बिजनेस लॉजिक्स को लगा करके XML डेटा को क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि रिट्रीव, इसको वापस से रेस्पॉन्ड कर दिया। और इसने रेस्पॉन्ड करने के बाद क्या किया, उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक, जैसे यहाँ पे समझते हैं कि यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी अपने UI से, ये UI है, यहाँ से यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि भैया मुझे ना ये स्टडी फॉर सब की वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 चलानी है। तो यूनिट 3 का हमारे पास क्या आएगा, इसने सर्च किया वेब टेक्नोलॉजी AKTO यूनिट 3, AKTO यूनिट 3 लिखी, तो वेब सर्वर के पास ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास UI ने, किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब वेब सर्वर ने देखा, अपने डेटाबेस में देखा कि कहाँ पे ये वेब टेक्नोलॉजी की AKTO की जो वीडियोस हैं वो कहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने डेटा के स्टोरेज से डेटा को एक्सचेंज किया। ठीक है, अब उसको वो वीडियोस का वेब पेज मिल गया, तो उसने इस वेब पेज को ना एक XML डेटा की फॉर्म में दोबारा से भेज दिया इसी ब्राउजर के पास, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उसको प्रेजेंट कर दिया यूजर के सामने। तो कैसे हुआ, यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी अपने UI के साथ, UI से, और जावास्क्रिप्ट ने एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, कॉल बैक, ठीक है, कॉल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि HTTP रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजा गया बाई XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। फिर सर्वर ने क्या किया, अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ PHP, सर्वलेट एक्सेट्रा, और डेटा को रिट्रीव कर दिया। सर्वर ने XML डेटा को जो है वो कॉलबैक फंक्शन की मदद से कहाँ भेज दिया, ब्राउजर के पास दोबारा भेज दिया, और HTML और CSS डेटा को डिस्प्ले कर दिया हमने ब्राउजर पे। तो इस तरीके से हो रहा होता है पूरा का पूरा। ये जो डायग्राम है ना भाई, ये वाला डायग्राम आप प्लीज लेके जाना, बना करके लिख के आना है आपके वाला डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशंस क्या है जावा एजेक्स के। तो एजेक्स क्या किस लिए काम आता है, ये अपडेट कर सकते हैं वेब पेजेस को विदाउट रिलोडिंग, यानी कि हम एजेक्स के अंदर वेब पेजेस को अपडेट कर सकते रहते हैं, अपडेट करते रह सकते हैं, लेकिन रिलोड करे बिना। एजेक्स अलाउ करता है कि स्पेसिफिक पार्ट जो है वेब पेज का वो अपडेट हो जाए विदाउट रिफ्रेशिंग द एंटायर पेज। ये यूजफुल होता है फॉर्म्स के लिए, चैट एप्लीकेशंस के लिए और डायनामिक कंटेंट के लिए। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं डेटा को आफ्टर पेज लोड, यानी कि एजेक्स फेच करता है एडिशनल डेटा फ्रॉम द सर्वर विदाउट फुल पेज रिलोड। वही चीज है कि भैया बिना रिलोड करे पेज को हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सर्वर से। ये यूज किया जाता है रियल टाइम अपडेट्स में, नोटिफिकेशंस में और लाइव फीड्स में। ये बैकग्राउंड डेटा एक्सचेंज को प्रमोट करता है, यानी कि एजेक्स सेंड करता है डेटा को सर्वर में इन द बैकग्राउंड विदाउट डिसरप्टिंग द UI, यानी कि यूजर इंटरफेस को बिना डिसरप्ट करे ये बैकग्राउंड में ही सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसका एग्जांपल है गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक टैब्स ETC। जैसे आपके पास जीमेल का कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो आपने उस पर्टिकुलर जीमेल पर क्लिक किया, तो ये पूरा का पूरा जीमेल वाला पेज थोड़ी रिलोड हुआ है, नहीं, ये रिलोड नहीं हुआ ना, केवल ये वाले इन्फॉर्मेशन को हमने ले लिया, या फिर दूसरा ईमेल रखा हुआ है, हमने अपने इस पे क्लिक किया तो ये वाला खुल गया, लेकिन पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। ऐसे ही यूट्यूब पे आपने भैया यूट्यूब पे सर्च किया वेब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे काफी सारे
ये आ गई वीडियोस, आपने क्लिक किया किसी वीडियो पे, लेकिन यहाँ पे ये पेज रिलोड नहीं हो रहा, केवल ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये वर्क कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन होता है एजेक्स का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। भाई ये बहुत मस्त टॉपिक है, इसको कवर करिएगा। तो आईपी एड्रेसिंग एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। जब मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना तब आपको बहुत तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इस यूनिट के अंदर आप समझ लीजिएगा कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। आईपी एड्रेसिंग एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं डिवाइस को किसी भी नेटवर्क पे यूजिंग ए न्यूमेरिकल लेबल। तो आईपी एड्रेसिंग देखा होगा ना कि कोई भी हैकर अगर कुछ हैक करता है तो उसकी आईपी एड्रेस से हम पता लगा देते हैं कि कौन हैकर है। तो आईपी एड्रेसिंग क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं डिवाइस को जो कि किसी नेटवर्क पे काम कर रहा है। तो आईपी को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इसके दो मेन पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं होस्ट को या नेटवर्क इंटरफेस को, और प्रोवाइड कर सकते हैं लोकेशन ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि दो पर्पस होते हैं, आइडेंटिफाइंग द होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस एंड प्रोवाइडिंग द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। तो क्लासिफिकेशन की बात करें आईपी एड्रेसिंग की, तो हमारे पास दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है IPv4 क्लासिफिकेशन, एक होती है IPv6 टाइप्स। तो हमारे पास दो टाइप की आईपी एड्रेसिंग मेथड्स होते हैं। पहला है IPv4 मेथड, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होता है उसके अंदर 32 बिट का सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन IPv4 6 बहुत एडवांस है और उसके अंदर 128 बिट का हेक्साडेसिमल साइज होता है। IPv4 को क्लासिफाई कर सकते हैं हम 5 टाइप्स में, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास C। क्लास A के अंदर जो एड्रेस का रेंज होता है वो स्टार्ट होता है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.5 और ये सूटेबल होता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए। दूसरी क्लास B जो है IPv4 6 की, उसका एड्रेस रेंज होता है 128 से स्टार्ट होता है 128.000, ठीक है, और ये यहाँ तक जाता है 191 तक, और ये मीडियम साइज नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास ये आपको याद रखना है भाई, क्लास सी में एड्रेस का रेंज स्टार्ट होता है 192.0.0.0 से 223 तक, और ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए काम होता है। क्लास 3 जो है वो एड्रेस स्टार्ट होता है उसका 24 से और 239 तक जाता है, और ये रिजर्व होता है मल्टीकास्ट के लिए। क्लास सी का एड्रेस स्टार्ट होता है 240 से और 255 तक जाता है, और ये रिजर्व होता है एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। IPv6 की टाइप्स की बात करें तो इसको हम 4 टाइप्स में लिख सकते हैं। एक होता है ग्लोबल यूनिकास्ट, एक होता है लिंक लोकल, एक होता है मल्टीकास्ट और एक होता है एनीकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट जो होता है वो पब्लिक एड्रेसेस के लिए काम आता है जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन में काम आ रहे हैं। एक होता है लिंक लोकल जो कि लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन में काम आता है। एक होता है मल्टीकास्ट यानी कि एक से ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। एनीकास्ट मतलब कम्युनिकेशन टू द नियरेस्ट डिवाइस इन ए ग्रुप, उसके लिए काम आता है। तो ये है आईपी एड्रेसिंग के टाइप्स और उनकी क्लासिफिकेशंस। तो IPv4 6 क्या है, ये केवल 32 बिट का सिस्टम प्रोवाइड करेगा। वहीं IPv6 क्या है, ये 128 बिट का हेक्साडेसिमल जो एड्रेसिंग वो प्रोवाइड करेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि इनेट एड्रेस क्या होता है, या इनेट एड्रेस क्लास क्या है जावा के अंदर। तो इनेट क्लास जो है जावा के अंदर वो इनकैप्सुलेट करती है न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस को और डोमेन नेम्स को, यानी कि इनकैप्सुलेशन के लिए काम आती है न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस का और डोमेन नेम्स का, ठीक है। तो इसके फीचर्स के बारे में और इसके फैक्ट्री मेथड्स के बारे में जो क्रिएट करने के लिए काम आते हैं इनेट एड्रेस को, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि इनेट एड्रेस क्लास क्या होती है, इसका पर्पस क्या है। इनेट एड्रेस क्लास क्या है वो तो हमने समझ लिया कि जावा के अंदर क्लास है जो इनकैप्सुलेट करेगी न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस को और डोमेन नेम को, यानी कि डोमेन का नेम और आईपी एड्रेस को इसने इनकैप्सुलेट कर दिया। इसका पर्पस क्या है इनेट एड्रेस क्लास की, तो ये रिप्रेजेंट करता है आईपी एड्रेसेस को और उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स को, हैंडल करता है IPv4 6 और IPv4 को। ये सपोर्ट करता है दोनों को, IPv4 6 को भी और IPv4 को भी साइमल्टेनियस या सीमलेसली। इनेट एड्रेस क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इनेट एड्रेस क्लास में जो है वो पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स जो हैं इसके अंदर
इसके अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं जो कि यूजर को विजिबल हो। इनिट एड्रेस क्लास समझ में आ गया, ये क्लास है जो कि जावा के अंदर यूज होती है, जावा की क्लास है जो इनकैप्सुलेट कर लेगी न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस को भी और डोमेन नेम्स को भी। इसका पर्पस बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है आईपी एड्रेसेस को और उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स को। ये हैंडल कर सकता है दोनों IPv4 को भी और IPv4 6 को भी। तो इनिट एड्रेस जो क्लास जो है उसके अंदर कोई भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं होता है जो कि विजिबल हो यूजर्स के लिए। तो ये तो भैया इसका काम है। अब फैक्ट्री मेथड्स क्या हैं? तो फैक्ट्री मेथड्स क्या होते हैं? ये स्टैटिक मेथड्स होते हैं किसी भी क्लास के अंदर जो रिटर्न करते हैं इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ठीक है, जैसे एग्जांपल गेट लोकल होस्ट, ये एक फैक्ट्री मेथड है जो रिटर्न करेगा इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटिंग द लोकल होस्ट मशीन। यानी कि ये क्या करेगा, इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और रिप्रेजेंट करेगा लोकल होस्ट मशीन को। एक होता है गेट बाय नेम एग्जांपल स्ट्रिंग होस्ट, तो ये रिटर्न करेगा इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट को फॉर द स्पेसिफाइड होस्ट नेम और थ्रो करेगा अननोन होस्ट एक्सेप्शन को अगर होस्ट नेम रिजॉल्व नहीं हो सकता है। गेट ऑल बाय नेम स्ट्रिंग होस्ट, ये भी एक फैक्ट्री मेथड है जो कि स्टैटिक मेथड है क्लास के अंदर जो किसी इंस्टेंस को उस क्लास के रिटर्न कर देगा। यानी कि रिटर्न करेगा एरे ऑफ इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट्स को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सारे एड्रेसेस को एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड होस्ट नेम। जैसे हमारे एक पर्टिकुलर वाईफाई पे कितने होस्ट काम कर रहे हैं, वो गेट ऑल बाय नेम स्ट्रिंग होस्ट अगर हम क्वेरी चलाएंगे तो इससे सारे के सारे जो होस्ट हैं जो काम कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा काम कर रहा है, दूसरे सेकंड फ्लोर पे कौन सा बंदा काम कर रहा है, तीसरे फ्लोर, उनके नेम्स के हिसाब से उनके जो सिस्टम्स के आईपी एड्रेसेस के जो नेम्स है उनके हिसाब से, होस्ट नेम्स के हिसाब से हम आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो अननोन होस्ट एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है अगर रेजोल्यूशन फेल हो गया। समझ आया क्या? तो फैक्ट्री मेथड्स क्या होते हैं? ये स्टैटिक मेथड्स होते हैं किसी भी क्लास के अंदर जो रिटर्न करते हैं इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास को। जैसे गेट लोकल होस्ट क्या है, ये एक फैक्ट्री मेथड है जो कि रिटर्न करेगा इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा लोकल होस्ट मशीन को। गेट बाय नेम स्ट्रिंग होस्ट क्या है, ये रिटर्न करेगा इनिट एड्रेस ऑब्जेक्ट को फॉर द स्पेसिफाइड होस्ट नेम। गेट ऑल बाय नेम, इससे हम सारे के सारे जो हमारे पास स्ट्रिंग के होस्ट्स हैं उनके नेम्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो भैया ये था इनिट एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना वरना आपको टेलीग्राम चैनल पे तो नोट्स मिल ही जाने। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है और आपका सपोर्ट, आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि TCP IP क्लाइंट सॉकेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो TCP IP क्लाइंट सॉकेट एक मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है प्रोग्राम को कि वो स्टैब्लिश कर पाए कनेक्शन सर्वर के साथ ओवर ए नेटवर्क यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल सूट। TCP IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP IP क्लाइंट सॉकेट क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जो कि प्रोग्राम को अलाउ करती है कि वो कनेक्शन बना पाए सर्वर के साथ किसी नेटवर्क के, जैसे इंटरनेट की मदद से या किसी नेटवर्क की मदद से। TCP IP क्लाइंट सॉकेट क्या करता है? ये प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो कनेक्शन बना पाए सर्वर के साथ यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल सूट्स। तो TCP क्या होता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि एंश्योर करता है रिलायबल ऑर्डर और एरर चेक डिलीवरी ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बिटवीन एप्लीकेशंस रनिंग ऑन होस्ट कनेक्टेड बाय एन IP नेटवर्क। तो TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो एंश्योर करेगा रिलायबल ऑर्डर और एरर चेक डिलीवरी को बिटवीन एप्लीकेशंस जो कि रन कर रही होंगी किसी भी होस्ट के ऊपर और कनेक्टेड होंगी एक IP नेटवर्क के हिसाब से। तो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिंग एंड यूजिंग TCP IP क्लाइंट सॉकेट के अंदर? तो पहले तो हम क्रिएट करते हैं पहले स्टेप में सॉकेट। तो जो क्लाइंट होगा वो एक सॉकेट क्रिएट करेगा और स्पेसिफाई करेगा उसके अंदर सर्वर का एड्रेस और पोर्ट जिसको इससे कनेक्ट करना है। तो किस तरीके से ये बेसिक स्टेप जो इनको आप समझिएगा। तो किस तरीके से कोई भी क्लाइंट जो है वो सॉकेट क्रिएट कर सकता है। तो पहले स्टेप में क्या करता है, वो एक सॉकेट को क्रिएट करता है, यानी कि क्लाइंट जो है वो सॉकेट क्रिएट करेगा और सॉकेट क्रिएट करते टाइम वो स्पेसिफाई करेगा कि किस सर्वर के पोर्ट से और किस सर्वर के एड्रेस को वो स्पेसिफाई करना है उसको। तो स्टेप्स एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है भैया हमारे पास कि हम एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लाइंट जो है वो एक सॉकेट क्रिएट कर रहा है, स्पेसिफाई करेगा सर्वर के एड्रेस को और पोर्ट को जिसको उसे कनेक्ट करना है। फिर वो स्टैब्लिश करेगा कनेक्शन को, यानी कि क्लाइंट सॉकेट जो है वो अटेम्प्ट करेगा कि वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए सर्वर की सॉकेट के साथ। अगर वो सक्सेस हो गया तो TCP कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। फिर उसके बाद वो सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है डेटा को। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो क्लाइंट डेटा सेंड कर सकता है
और सर्वर उसके डेटा को रिस्पॉन्ड कर सकता है। और जब काम खत्म हो जाएगा तो कनेक्शन क्लोज हो सकता है। जब हमारा काम खत्म हो जाए तो क्लाइंट जो है उसको वो सॉकेट क्लोज करना पड़ता है ताकि वो रिलीज कर पाए उन रिसोर्सेज को जो वो यूज कर रहा था, और बाकी लोग जो हैं उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। तो इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स का यूज किया जाता है। दो कंस्ट्रक्टर्स की मदद से हम यूज जो है क्लाइंट सॉकेट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके बारे में बात करें तो पहला कंस्ट्रक्टर क्या है, जिसके अंदर सॉकेट लिखते हैं पहले, फिर स्ट्रिंग होस्ट का नाम लिखते हैं, फिर पोर्ट का नाम लिखते हैं। यानी कि हम एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं लोकल होस्ट के साथ टू द नेम्ड होस्ट पोर्ट एंड थ्रो द अननोन होस्ट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन। तो जब हम किस दो तरीके कौन कौन से जिससे हम क्लाइंट की सॉकेट को क्रिएट कर सकते हैं, तो पहला है कि हमने सॉकेट लिखा, उसके बाद स्ट्रिंग होस्ट नेम लिखा, ठीक है, कि होस्ट का नाम क्या है और कौन सा पोर्ट है, पोर्ट का एड्रेस डाल दिया और कनेक्शन क्रिएट कर लिया। दूसरा टाइप है कि सॉकेट लिखा, इनिट एड्रेस IP एड्रेस डाला और पोर्ट का नाम डाला, यानी कि हमने क्रिएट करा सॉकेट को यूजिंग ए प्री एग्जिस्टिंग इन एड्रेस ऑब्जेक्ट। इन एड्रेस ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, उस इन एड्रेस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने और पोर्ट की मदद से हमने सॉकेट क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम एक IO एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास TCP और IP क्लाइंट सॉकेट था, जो आपको समझ में आ गया। TCP IP क्लाइंट सॉकेट क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जो अलाउ कर रहा है कि कोई भी प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर पाए कनेक्शन को सर्वर के साथ ओवर ए नेटवर्क। और इस सब को करने के लिए उसको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करने पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स या रूल्स को यूज करना पड़ेगा, TCP IP प्रोटोकॉल्स को। इतना आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि URL क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL एक स्ट्रिंग है जो हेल्प करता है कि हम लोकेट कर पाए रिसोर्स को किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। ठीक है, URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसकी मदद से हम रिसोर्सेज को लोकेट कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम एक्सेस कर पाए रिसोर्सेज को। और दूसरा होता है लोकेशन ऑफ द रिसोर्स, यानी कि डोमेन नेम या IP एड्रेस। जैसे एग्जांपल है https www.example.com index.html। तो www.https क्या है, ये प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि रिक्वायर किया है ताकि हम एक्सेस कर पाए कौन से रिसोर्स को, www.example.com को। और लोकेशन क्या है, ये जो index.html है ये लोकेशन है उस रिसोर्स की। तो java.net.url क्लास रिप्रेजेंट करती है एक URL को और प्रोवाइड करती है मेथड्स को जो मैनिपुलेट कर पाते हैं और रिट्रीव कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। दूसरा है URL कनेक्शन। URL कनेक्शन क्या है, URL कनेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जो रिप्रेजेंट करती है कनेक्शन को टू अ रिसोर्स स्पेसिफाइड बाय द URL। URL कनेक्शन क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो रिप्रेजेंट करेगी कि कनेक्शन हो चुका है रिसोर्स के साथ। तो इसके अंदर भी इसके भी दो प्राइमरी पर्पस होते हैं कि ये कम्युनिकेशन करता है सर्वर के साथ और हेडर इंस्पेक्शन करता है और कॉन्फ़िगरेशन करता है। कम्युनिकेशन विद सर्वर की बात करें तो ये अलाउ करता है रीडिंग और राइटिंग डेटा टू और फ्रॉम द स्पेसिफाइड रिसोर्स, एग्जांपल रीडिंग एंड राइटिंग वेब पेज। दूसरा है हेडर इंस्पेक्शन, यानी कि हम चेक कर सकते हैं हेडर्स को जो कि सेंड किए गए हैं सर्वर के द्वारा और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हेडर की फील्ड्स को। सब क्लासेस क्या है URL कनेक्शन की, उसके अंदर होता है HTTP URL कनेक्ट फॉर HTTP कनेक्शंस, jar URL कनेक्ट फॉर jar फाइल्स कनेक्शंस। कॉमन मेथड्स कौन कौन सी URL कनेक्शन के कनेक्ट की मदद से कर सकते हैं, यानी कि हम एक ओपन करते हैं कम्युनिकेशन लिंक रिसोर्स के लिए। गेट कंटेंट से क्या कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं कंटेंट को ऑफ द URL कनेक्शन। तीसरा है गेट कंटेंट टाइप, यानी कि ये रिटर्न कर देगा कंटेंट के टाइप को। तो URL कनेक्शन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल वे जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ विया URLs। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया URL रिसोर्स लोकेटर क्या है और URL कनेक्शन। ठीक, हमको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि डेटाग्राम्स क्या होते हैं। तो डेटाग्राम क्या है, ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है डेटा ट्रांसमिशन की। तो डेटाग्राम क्या है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन पैकेट स्विच नेटवर्क। यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में जब डेटा जाता है तो हर पैकेट को डेटाग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है और इन हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं। तो डेटाग्राम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है डेटा ट्रांसमिशन की इन पैक्ड स्विच्ड नेटवर्क्स। इसके अंदर हेडर होता है और एक पेलोड सेक्शन होता है। डेटाग्राम प्रोवाइड करते हैं कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन सर्विस को, अनलाइक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स व्हिच एस्टैब्लिश डेडिकेटेड पाथ्स।
डेटाग्राम की कोई भी गारंटेड डिलीवरी नहीं होती है, अराइवल टाइम इनका गारंटेड नहीं होता है, और ऑर्डर ऑफ अराइवल भी क्या होता है, वो गारंटेड नहीं होता है। डेटाग्राम क्या करते हैं भैया, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कब डिलीवर होंगे, इनका अराइवल टाइम क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ अराइवल कैसा रहेगा। डेटाग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कनेक्शन लेस होते हैं, विच मीन्स इनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्री एस्टैब्लिश कनेक्शन की बिफोर सेंडिंग। डेटाग्राम्स आर जो है अनरिलायबल भी होती हैं, यानी कि कोई भी गारंटी जो है डिलीवरी की ऑफर नहीं करते हैं, ऑर्डर की डिलीवरी ऑफर नहीं करते हैं, और इनके अंदर डुप्लीकेशन प्रिवेंशन नहीं होता है। इनके अंदर फिक्स्ड मैक्सिमम साइज होता है जो कि डिफाइन किया जाता है नेटवर्क के प्रोटोकॉल के द्वारा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। डेटाग्राम समझ गए, डेटाग्राम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है डेटा ट्रांसमिशन की पैकेट स्विच्ड नेटवर्क्स में। इनके अंदर एक हेडर होता है और एक पेलोड सेक्शन होता है, ये आपका रखना है। अगला है हमारे पास डेटाग्राम सॉकेट क्या है। तो जावा के अंदर डेटाग्राम सॉकेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक कनेक्शनलेस सॉकेट को, जिसको हम यूज करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटाग्राम पैकेट्स। तो जावा के अंदर डेटाग्राम सॉकेट क्या है, डेटाग्राम सॉकेट जावा के अंदर रिप्रेजेंट करता है एक कनेक्शनलेस सॉकेट को, जिसको यूज किया जाता है सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटाग्राम पैकेट्स। ये ऑपरेट करता है यूडीपी में, और यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे, जो अलाउ करता है डेटाग्राम्स को कि वो एक नेटवर्क पे ट्रांसमिट हो पाए। हर एक डेटाग्राम सॉकेट जो होगा वो इंडिविजुअली एड्रेस्ड होगा और रूटेड होगा, यानी कि हर एक डेटाग्राम सॉकेट का क्या होगा, एक इंडिविजुअल एड्रेस होगा और इंडिविजुअल रूट होगा, और मल्टीपल पैकेट्स को हम सेंड कर सकते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पे, और वो किसी भी ऑर्डर में अराइव कर सकते हैं, जैसा कि हमको पता लग गया कि डेटाग्राम में कोई भी ऑर्डर गारंटी नहीं होती है। तो डेटाग्राम सॉकेट क्या है, समझ में आ गया। डेटाग्राम सॉकेट जावा के अंदर एक कनेक्शनलेस सॉकेट होता है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटाग्राम पैकेट्स। ये ऑपरेट करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे, जो अलाउ करता है डेटाग्राम्स को कि वो ट्रांसमिट हो पाए किसी भी नेटवर्क के ऊपर। हर डेटाग्राम सॉकेट को जो है उसके पास एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है और उसका खुद का रूट होता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो आउटलाइन कर दिया की कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाग्राम्स को और उनके इंप्लीमेंटेशन को जावा के अंदर, यूजिंग डेटाग्राम सॉकेट फॉर यूडीपी कम्युनिकेशन। तो इतना आपको समझ में आ गया डेटाग्राम सॉकेट्स क्या है। ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जो आउटलाइन कर रही है डेटाग्राम्स की की कॉन्सेप्ट्स को और उनके इंप्लीमेंटेशन को जावा के अंदर। ठीक, समझ में आ गया। सो इसी के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 100 लाइक्स, तो प्लीज लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाएगी आपके लिए अगली वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊँ। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, हर हर महादेव, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।